ड्रग्स उस ड्रग्स को कहते हैं, नाम से ही ज़ाहिर है, कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक और उसे कहते हैं जिसका एक्शन किसकी तरह हो, एसिटाइल कोलिन की तरह हो। जिसका एक्शन एसिटाइल कोलिन की तरह हो, उस ड्रग्स का नाम एसिटाइल कोलिनर्जिक ड्रग है। याद रहे, कोलिनर्जिक ड्रग्स हमारे पास जो रिसेप्टर पर एक्ट करते हैं वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। हमारे पास ये कौन से रिसेप्टर पर एक्ट करेंगे? ये जहाँ पर कोलिनर्जिक रिसेप्टर हैं, जहाँ पर एसिटाइलकोलिन ने एक्ट करना है, तो ये उसी की तरह जाके कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर एक्ट करेंगे। दो किस्म के एक्टिंग ड्रग हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स में। फर्स्ट जो ड्रग है कोलिनर्जिक ड्रग में, उसका नाम है डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग। अभी देखें, डायरेक्टली एक्टिंग का मतलब क्या है? डायरेक्टली एक्टिंग का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट जाके रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। डायरेक्ट जाके ये हमारे पास क्या करेगा? डायरेक्ट जाके रिसेप्टर को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। रिसेप्टर डायरेक्ट एक्टिवेट होंगे तो इसका नाम डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है। और दूसरा जो ड्रग है वो डायरेक्ट नहीं है, उसका नाम है इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग नाम से ही जाहिर है, जो हमारे पास रिसेप्टर को एक्टिवेट तो करेगा, लेकिन रिसेप्टर को एक्टिवेट तो करेगा, लेकिन लेकिन जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन है, जो एसिटाइल कोलिन है, इसके ऊपर जो एंजाइम है जो इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, जिसका नाम है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। एसिटाइल कोलिन के एंजाइम एक्टिविटी को जो इनहिबिट कर रहा है उसका नाम है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। तो ये इनहिबिट करना, ये वाला एक्शन करना, ख़त्म करना किसका काम है? इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स का। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स क्या करता है? इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स इस पे एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस के पास जाता है और इसके एक्शन को इनहिबिट करता है। अभी जब इसका एक्शन इनहिबिट हुआ तो एसिटाइलकोलिन ज़्यादा होगा, और एसिटाइलकोलिन ज़्यादा होगा और रिसेप्टर की एक्टिवेशन ज़्यादा होगी। इस तरह कोलिनर्जिक ड्रग्स हमारे पास रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। कोलिनर्जिक ड्रग किससे कहते हैं? उस ड्रग्स का नाम कोलिनर्जिक ड्रग है जिसका एसिटाइलकोलिन लाइक एक्शन हो। ये दो किस्म के हैं, डायरेक्ट एक्टिंग है एक और एक इनडायरेक्ट एक्टिंग है। डायरेक्ट एक्टिंग वो ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे। इनडायरेक्ट एक्टिव जो इनडायरेक्टली रिसेप्टर को, इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? जो एसिटाइलकोलिन जो ब्रेक डाउन हो रहा था, उसकी ब्रेक डाउन होने से ये बचाता है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। अभी डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हमारे पास दो किस्म के हैं। एक वो ड्रग्स है जो मस्क्यूरिन रिसेप्टर पर होते हैं, उसका नाम है मस्क्यूरिनिक ड्रग्स। मस्क्यूरिनिक किसे कहते हैं? मस्क्यूरिनिक ड्रग्स जो हमारे पास मस्क्यूरिन, और दूसरे जो है वो हमारे पास निकोटीन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे, उसका नाम है निकोटिनिक ड्रग्स। तो डायरेक्ट एक्टिंग की हमारे पास कितनी किस्में हैं? डायरेक्ट एक्टिंग की हमारे पास दो किस्में हैं। एक का नाम मस्क्यूरिनिक ड्रग्स है और दूसरे का नाम हमारे पास निकोटिनिक ड्रग है। मस्क्यूरिनिक ड्रग्स जो ड्रग्स डायरेक्टली हमारे पास बाइंड होते हैं रिसेप्टर को, और रिसेप्टर पे बाइंड होने के साथ ही वो रिसेप्टर को क्या करते हैं? एंड स्टिमुलेट दैट रिसेप्टर। वो डायरेक्टली बाइंड हो रहे हैं और डायरेक्टली उस रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसका नाम मस्क्यूरिनिक ड्रग है। इस मस्क्यूरिनिक ड्रग्स, कहानी यहाँ तक समझ आ रही है? डायरेक्ट एक्टिंग से दो आए, मस्क्यूरिनिक और निकोटिनिक। इस मस्क्यूरिनिक ड्रग्स की इसकी फर्दर दो कैटेगरी हैं। पहला जो है उसका नाम है कोलिन एस्टर। जो हमारे पास एस्टर है किसका? कोलिन का। पहला हमारे पास ड्रग है क्या? कोलिन एस्टर। और दूसरा जो हमारे पास ड्रग है उसका नाम है एल्कोलाइड्स। तो दो किस्म के यहाँ पर ड्रग हुए जो मस्क्यूरिनिक की फैमिली में आते हैं। एक कोलिन एस्टर हुआ और दूसरा एल्कोलाइड्स हुआ। कोलिन एस्टर में अभी कौन कौन से कोलिन है? किस किस कोलिन की हमारे पास एस्टर हुई है? सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट मैंने बता दिया है कि इसमें मस्क्यूरिनिक में कोलिन एस्टर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लिखें एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन सबसे पहला है, फिर एसिटाइल को रिमूव करें, उसकी जगह आप लगा दें मिथाइल कोलिन। नेक्स्ट पे जो हमारे पास है वो मिथाइल कोलिन है। तीसरे की अगर मैं बात करूं उसका नाम है कार्बाकोल।
और चौथी की मैं बात करूं तो उसका नाम है बेथेनिकोल। तो ये 4 या 5 ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे पास कोलिन ईस्टर्स आते हैं। कोलिन के ईस्टर्स हैं एसिटाइल कोलिन, मीथाइल कोलिन, कार्बाकोल और बेथेनिकोल। ये सारे हमारे पास कोलिन ईस्टर आते हैं। अभी कुछ ड्रग्स हैं जो हमारे पास अल्कोलाइड्स हैं। अल्कोलाइड्स का मतलब क्या है? हर उस ड्रग्स का नाम अल्कोलाइड्स है जो हमारे पास प्लांट से ऑब्टेन्ड हो। जो ड्रग्स हमारे पास प्लांट से ऑब्टेन हो उन ड्रग्स का नाम अल्कोलाइड है। इसमें हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली मैं बताऊं तो इसमें एक है मस्कुरीन और दूसरा है पाइलोकार्पिन। मस्कुरीन और पाइलोकार्पिन हमारे पास अल्कोलाइड में आते। तो यहाँ तक आप फिर कहानी सुन लें। हमारे पास कोलिनर्जिक ड्रग है, एसिटाइल कोलिन लाइक एक्शन है। एक डायरेक्ट एक्टिंग है कि इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग जो डायरेक्टली रिसेप्टर को एक्टिवेट कर ले, इनडायरेक्ट एक्टिंग जो हमारे पास इनडायरेक्टली रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे। यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्टिवेटिंग का मतलब ये है कि ये एसिटाइल कोलिन जो है, कोलिनस्टेज जो है, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। एसिटाइल कोलिन ज़्यादा होगा और उसके एक्शन ज़्यादा होगा। डायरेक्ट एक्टिंग फिर फर्दर 2 टाइप्स है, एक मस्कुरिनिक ड्रग है और निकोटिनिक ड्रग है। मस्कुरिनिक ड्रग जो बाइंड करते हैं रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देता है। इसमें हमारे पास कोलिन ईस्टर और अल्कोलाइड आते हैं। कोलिन ईस्टर की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटाइल कोलिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एसिटाइल कोलिन है, फिर उसके बाद मीथाइल कोलिन है, फिर कार्बाकोल है और आखिर में बेथेनिकोल है। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर अल्कोलाइड की, तो अल्कोलाइड में हमारे पास 2 किस्म के आते हैं, एक मस्कुरीन आता है और पाइलोकार्पिन आता है। अभी हम सबसे पहले कोलिन ईस्टर में सबसे पहले जो हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं, सबसे पहले जो ड्रग है हमारे पास एसिटाइल कोलिन है। सबसे पहले जो ड्रग्स है वो एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन की अगर मैं बात करूँ, एसिटाइल कोलिन हमारे पास हम कोलिनर्जिक ड्रग्स में हम यूज़ नहीं करते हैं। वाई? एसिटाइल कोलिन को हम यूज़ क्यों नहीं करते हैं? एसिटाइल कोलिन को हम यूज़ इसलिए नहीं करते हैं कि इसका हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। बाकी ड्रग्स की बनिस्बत इसका हाफ लाइफ बहुत कम है, जिसकी वजह से ये बहुत ही जल्द क्या हो जाता है, बहुत ही जल्द हमारे पास ये डिग्रेड हो जाता है। ये हमारे पास डिग्रेड हो जाता है एसिटाइल कोलिनस्टेरेज से ही। अब मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास ब्यूटाराइल कोलिनस्टेरेज से, ब्यूटाराइल कोलिनस्टेरेज से, या हमारे पास जो सीडो कोलिनस्टेरेज की फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो इसके एक्शन को क्या कर देते हैं, सीडो कोलिनस्टेरेज इसके एक्शन को हमारे पास क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं और डिग्रेड कर देते हैं। और दूसरे इसका जो हमारे पास, इसे हम यूज़ क्यों नहीं करते? हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इसका एक्शन जो है वो डिफ्यूज़ एक्शन है। डिफ्यूज़ एक्शन का क्या मतलब है? डिफ्यूज़ एक्शन का मतलब ये है कि इसका एक ख़ास किस्म का स्पेसिफ़िक एक्शन नहीं है। इसका एक ख़ास किस्म का स्पेसिफ़िक एक्शन नहीं है। इसका एक्शन क्या है? डिफ्यूज़ एक्शन है, नॉट स्पेसिफिक एक्शन। और इसके बाद अगर हम बात करें, इट विल कांट, ये हमारे पास क्रॉस नहीं कर सकता ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसी की वजह से हम ये एसिटाइल कोलिन नहीं यूज़ करते। एसिटाइल कोलिन अगर देखिए, अगर आप यूज़ कर लें तो जो ही आप इंजेक्ट करेंगे तो इसका हाफ लाइफ बहुत कम है, डिग्रेड जल्दी हो जाएगा और डिफ्यूज़ एक्शन की वजह से हमारे पास स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो उसी की वजह से हमारे पास ये यूज़ नहीं होता है। ना ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी बॉडी में इसकी सिक्रीशन ओवर हो रही है, अगर इसकी ओवर सिक्रीशन हो रही है, तो ज़्यादा सिक्रीशन होने की वजह से आपको जितनी भी मस्कुरिनिक रिस्पॉन्स हैं ये एग्जरेट कर देगा। मस्कुरिनिक रिस्पॉन्स को क्या करेगा? ये हमारे पास मस्कुरिनिक रिस्पॉन्स को ये बढ़ा देगा। और ये बढ़ा देगा कैसे, मैं बताता हूँ। मस्कुरिनिक रिस्पॉन्स कैसे बढ़ाएगा? लाइट सपोज ये हमारे पास स्वेटिंग काज करेगा, बहुत ज़्यादा पर्सन को क्या होगी, पसीना आएगा। उसकी यहाँ पर हमारे पास यूरिनरी रिसेप्टर है, उसको एक्टिवेट करेगा और एक्टिवेट करने के साथ वहाँ पर उसे क्या होगी, यूरिनेशन ज़्यादा होगी। अगर मैं पीपल की बात करूँ तो उसके पीपल क्या हो जाएंगे, पीपल उसके डायलेट हो जाएंगे। अगर मैं वेसल्स की बात करूं तो वेसल्स के अंदर रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा और एक्टिवेट करने के साथ वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को एक्टिवेट करेगा और वहाँ से वेजोडाइलेशन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास कर देगा।
अगर मैं सिलिवरी ग्लैंड्स की बात करूं तो सिलिवरी ग्लैंड्स में हमारे पास एक्टिवेट करेगा सिलिवरी ग्लैंड को और वहां पर हमारे पास सिलिवेशन काज कर देगा। और इसके साथ साथ मैं अगर चेस्ट की बात करूं तो ये हमारे पास चेस्ट की टाइटनेस काज करेगा। चेस्ट के बाद हमारे पास ये हमारी बॉडी में मोटिलिटी की क्रैम्प्स प्रोड्यूस करेगा। जितना ज़्यादा सिक्रीशन है उतने ही ज़्यादा हमारे पास क्या होंगे, मोटिलिटी क्रैम्प्स सिक्रीट होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गैस्ट्रिक पे तो ये मैदे में जाएगा और मैदे में जाके वहाँ पर गैस्ट्रिक की सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर देगा। तो हर चीज़ ये क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। देखें, ओवर सिक्रीशन हो रही है, ओवर सिक्रीशन से हमारे पास जितने भी कोलिनर्जिक रिस्पॉन्स हैं वो बढ़ जाएंगे। कोलिनर्जिक रिस्पॉन्स जब बढ़ गए तो बॉडी नॉर्मल से कौन सी कंडीशन में आ गई, रिस्पॉन्स हमारे पास बढ़ गए तो बॉडी सारी नॉर्मल से नॉर्मल, स्वेटिंग ज़्यादा हुई, यूरिनेशन ज़्यादा है, पीपल डायलेशन, विजिट डायलेशन, सिलिवेशन, चेस्ट टाइट, मोटिलिटी क्रैम्प और गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी हमारे पास ज़्यादा हो गई। तो ये कहानी किससे रिलेटेड है, ये कहानी एसिटाइलकोलिन से रिलेटेड है। तो अगला जो ड्रग है वो हमारे पास जो आता है कोलिन एस्टर में, जो डायरेक्ट एक्टिंग की मस्कुरिनिक ड्रग्स में है, उसका नाम है बेटेनिकोल। बेटेनिकोल क्या करता है, याद रहे बेटेनिकोल हमारे पास ये एक मस्कुरिनिक ड्रग्स है और ये ज़्यादा से ज़्यादा मस्कुरिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। अभी मस्कुरिन रिसेप्टर ज़्यादा एक्टिवेट होंगे किसकी वजह से, बेटेनिकोल की वजह से। बेटेनिकोल बी आता है, बी से ये किसको ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, ये आपके बाउल मूवमेंट को, जो आपकी बी फॉर बाउल एंड बी फॉर ब्लेडर। तो ये ब्लेडर और बाउल मूवमेंट को इंक्रीज़ करता है, जीआईटी में बाउल मूवमेंट को, और साथ साथ हमारे पास रीनल में ब्लेडर की मूवमेंट को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। जब इसकी मोमेंट इंक्रीज़ हो गई है तो यहाँ पर जो हाइपो कंडीशन है, जो मोमेंट कम थी, तो ये हमारे पास इंक्रीज़। याद रहे कि यहाँ पर इसमें एसिटाइल जो होता है, ये एसिटाइल इज़ रिप्लेस्ड, एसिटाइल की जगह यहाँ पर हमारे पास कार्बामेट होता है। देखें, अभी एसिटाइल की जगह आपके पास यहाँ पर कार्बामेट आ गया। जब एसिटाइल की जगह कार्बामेट आ गया तो ये किससे डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये एसिटाइल कोलिनेस्टरेज से डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अभी एसिटाइल कोलिनेस्टरेज से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है तो यहाँ पर इसकी हाफ लाइफ बहुत क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें कार्बामेट है और कार्बामेट की वजह से हमारे पास ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। मोर देन इसकी हाफ लाइफ क्या होती है, मोर देन 60 मिनट। 60 मिनट से भी हमारे पास इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है किसकी, बेटेनिकोल की। तो यहाँ पर याद रखें कि यहाँ पर इसके अलावा कार्बामेट होता है तो ये क्या एक्शन के तौर पर यूज़ करता है, ब्लेडर जीआईटी की मूवमेंट और रीनल की कंट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। बेटेनिकोल के अगर हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ देखें तो वो हमारे पास बेटेनिकोल के अगर यूज़ की बात करें, मैं बता चुका हूँ ये हमारे पास 2 आर्गन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। एक जीआईटी आता है और जीआईटी के बाद दूसरा जो है वो हमारा रीनल सिस्टम आता है। देखिए, अगर इन दोनों में इनकॉन्टिनेंस है, इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये है कि इन दोनों में नॉर्मल कंस्ट्रक्शन या कंट्रैक्शन नहीं हो रही है। जब नॉर्मल कंट्रैक्शन नहीं हो रही है तो आपने क्या दिया है, आपने बेटेनिकोल दिया है, बेटेनिकोल आपने दे दिया, आपने बेटेनिकोल दे दिया तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट इनकी कंट्रैक्शन करेगा। लेकिन ये याद रहे कि यहाँ पर इन दोनों की कंडीशन में आप कंट्रैक्शन की कंडीशन में तो दे रहे हैं, लेकिन आपने कब नहीं देना है, आपने उस वक्त नहीं देना है जब यहाँ पर अगर समवेयर दिस सिस्टम में, अगर इस जीआईटी या रीनल सिस्टम में आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहाँ पर आपने ये बेटेनिकोल नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ये डायरेक्ट कंट्रैक्शन काज करेगा और जो कोई भी पॉलिप्स है, कोई भी कार्सिनोमा है, कोई भी स्टोन है, कोई भी स्टोन हो सकता है, कोई भी पॉलिप्स हो सकता है, कोई भी कार्सिनोमा हो सकता है, कोई भी नोड्यूल्स हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन में जो जिसने ऑब्स्ट्रक्शन काज की है वहाँ पर, तो ये ज़्यादा परसिस्ट कंट्रैक्शन की वजह से वहाँ पर डैमेज काज कर सकता है और पेनफुल कंडीशन काज कर सकता है। तो मतलब ये है कि इस कंडीशन में आपने नहीं देना है। देना कब है, इट शुड बी गिवन इन, हमारे पास हम पोस्ट सर्जिकल कंडीशन में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। पोस्ट सर्जिकल जब हमारे पास एक कंडीशन आती है, पोस्ट सर्जिकल यूरिनरी रिटेंशन,
जब हमारे पास पोस्ट सर्जिकल यूरिनरी रिटेंशन हो, पोस्ट सर्जिकल या फिर हमारे पास क्रोनिक हाइपोटोनिक कंडीशन हो, क्रोनिक हाइपोटोनिक कंडीशन हो, क्रोनिक हाइपोटोनिक मायोजेनिक की कंडीशन हो, या हमारे पास न्यूरोजेनिक ब्लेडर की कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं। देखें, अगर आपके पास कोई सिस्टम पैरालाइज है और सिस्टम पैरालिसिस के होने की वजह से हमारे पास जो रीनल सिस्टम में अगर हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट सर्जिकल यूरिनरी रिटेंशन हो रही है, क्रोनिक हाइपोटोनिक कंडीशन है, मायोजेनिक की कंडीशन, न्यूरोजेनिक ब्लॉकर हो रहा है, ब्लेडर ब्लॉक हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम ये यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम जीआईटी की मैं बात करूं तो जीआईटी में हम यूज़ करते हैं, जीआईटी में हम उस वक्त यूज़ करते हैं लाइक हमारे पास जीआईटी में डिफरेंट कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव ए डायनामिक। ए मीन्स नॉट, डायनामिक मीन्स मोमेंट। जब हमारे पास इलियस ए डायनामिक जो हमारे पास G8 की ऑपरेशन करने के बाद मोमेंट ही ना हो, या हमारे पास एटोनिक स्टोमिक हो, या हमारे पास स्टोमिक की मोमेंट ही ना हो, नॉर्मल पैरास्टिलिसिस नहीं हो रही हो, या इलियस की कंडीशन हो जिसमें हमारे पास पैरालिसिस ऑफ GIT हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में आपने यूज़ नहीं करना है, या हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं जिसमें हमारे पास कंजेनिटल मेगाकेलॉन आ सकता है। कंजेनिटल मेगाकेलॉन में हमारे पास कॉलन जो है वो लार्ज हो जाता है। जब कॉलन आपका लार्ज हो गया है तो हमारे पास पैरास्टेलाइसिस क्या होगी, पैरास्टेलाइसिस नहीं होगी। जब आपकी बॉडी में पैरास्टेलाइसिस ही नहीं हो रही है तो उसकी कंडीशन में आपने क्या देना है, बेटेनिकोल को दे देना है, याद रहे। लेकिन कार्सिनोमा जो ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन है इसमें बिल्कुल नहीं देना है। तो रीनल सिस्टम होंगे जीआईटी में हमारे पास बी बाउल मोमेंट और ब्लेडर को कंट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट की अगर मैं बात करूं, साइड इफ़ेक्ट सेम है। अगर आप यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट की बात करें कि यहाँ पर इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, अगर आप ओवर यूज़ कर रहे हैं तो ओवर यूज़ हमारे पास सेम एज कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन, जो मैं पहले बता चुका हूँ वो कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन की तरह ही है। कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन की तरह ही यहाँ पर स्वेटिंग ज़्यादा होगी, डायलेशन होगी, वेजो डायलेशन होगी, चेस्ट टाइटनेस वगैरह सारी कंडीशन आ जाएंगी। तो इसलिए साइड इफ़ेक्ट इसके मौजूद है। तो हमारे पास ये कंट्रा इंडिकेटेड है कौन कौन सी कंडीशन में। ये कंट्रा है, ये आपने उन पेशेंट को नहीं देना है, उस पेशेंट को नहीं देना है जिसमें पेप्टिक अल्सर ऑलरेडी मौजूद है। अगर उस पर्सन में पेप्टिक अल्सर है और आपने ये दे दिया तो पेप्टिक अल्सर तो ऑलरेडी ज़्यादा हो रहा है, उससे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन यहाँ पर और ज़्यादा होगा तो इस इफ़ेक्ट को एक्सेजरेट कर देगा। नंबर 2, आपने नहीं देना है अगर किसी पर्सन को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज़ है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी ही चेस्ट टाइटनेस क्या है, ज़्यादा है, चेस्ट टाइटनेस ऑलरेडी ही वहाँ पर ज़्यादा है। तो वहाँ पर अगर आपने दिया तो उसकी चेस्ट टाइटनेस क्या हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पर आपने नहीं देना है। नंबर 3 की मैं अगर बात करूँ, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में अगर बात की जाए तो वहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पर इस्केमिया हो गया है। क्या हो गया है, इस्केमिया हो गया है, डैमेज हो गया है लेस परफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। तो इस्केमिया ऑलरेडी ही वहाँ पर ऑक्सीजन कम है, वहाँ पर हाइपोटेंशन की कंडीशन है, हाइपोटेंशन की कंडीशन है। तो अगर आप ये दे देते हैं तो इससे हमारे पास ज़्यादा हो जाता है क्या, हाइपरटेंशन और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ भी बढ़ जाती है। इसके अलावा नंबर 4, आपने ये नहीं देना है एक कंडीशन में, उसका नाम है हाइपरथायराइडिज्म।
हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में हमारे पास नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म में ऑलरेडी ही हमारे पास आर्ट्रियल फिल्ट्रेशन या फिब्रिलेशन हो सकती है। तो ये जब आप देंगे तो उसकी वजह से वेज़ोडाइलेशन की वजह से हमारे पास हार्ट रिसेप्टर भी एक्टिवेट हो सकते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास आर्ट्रियल फिब्रिलेशन क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो ये आपने नोट में रखना है कि हमारे पास विटिनिकोल अपने बॉल और जीआईटी और रीनल मोमेंट की इनकॉन्टिनेंस को बचाने के लिए करना है, लेकिन ये आपने उस वक्त नहीं देना है जब ऑब्स्ट्रक्शन, कार्सिनोमा, स्टोन, पॉलिप्स हो, तब नहीं देना है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आपके किसी सिस्टम में जब ऑब्स्ट्रक्शन है, ऊपर से अगर आप कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पर इसके सराउंडिंग टिश्यू ये जो है डैमेज होंगे और इस इज एक्सट्रीम पेनफुल कंडीशन। जीआईटी में हम पोस्ट ऑपरेटिव एडायनामिक एलियस की कंडीशन में देते हैं जब पैरालिसिस हो जाता है। जीआईटी में एटोनिक स्टोमिक हो जाता है, ये हमारे पास कंप्लीट पैरालिसिस जीआईटी हो जाता है। या कुछ कंडीशन ऐसी जिसमें कंजेनिटल मेगाकोलन है या हमारे पास कॉलन का साइज लार्ज है। जब कॉलन का साइज लार्ज है तो वो फर्दर नॉर्मल पेरास्टोलिसिस नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में आप दे सकते हैं। तो अगर हम रीनल की बात करें, पोस्ट सर्जिकल यूरिन रिटेंशन में नॉर्मल दिया जाता है, क्रोनिक, हाइपोटोनिक, मायोजेनिक की कंडीशन में दिया जाता है, या न्यूरोजेनिक ब्लेडर की कंडीशन में भी दिया जाता है। साइड इफेक्ट की बात करें, सेम एस्कोलिनर्जिक रिसेप्टर की तरह इसके भी साइड इफेक्ट हैं, लेकिन ये कंट्रा है पेप्टिक अल्सर में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। पेप्टिक अल्सर में क्यों? क्योंकि हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा और उसके गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा सिक्रीशन से हमारे पास अल्सर काज कर सकता है। क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज में हमारे चेस्ट टाइटनेस का आ सकता है। इस्केमिया हार्ट डिजीज में हमारे पास हाइपोटेंशन की वजह से मोर इस्केमिया काज कर सकता है। हाइपरथायराइडिज्म में हमारे पास आर्ट्रियल फिल्ट्रेशन, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन काज कर सकता है।